आज हम लोग क्लास जो 12वां का हम लोग का रसायन का जो थर्ड एक चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों के जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो अपने अपने वैद्युत अपघट्य में डूबे हुए रहते हैं और दोनों के जो वैद्युत अपघट्य है अलग अलग वैद्युत अपघट्य में डूबे रहते हैं। तो उससे क्या बनता है कि दो उसके प्रत्येक को एक अर्ध सेल कह सकते हैं और प्रत्येक अर्ध सेल का एक इलेक्ट्रोड विभव होता है जिसको कि हम लोग उसमें हाइड्रोजन जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उसको जब हम लोग कपलिंग करके किसी एक इलेक्ट्रोड को जब उसका सांद्रण क्या हो, तुमको विभिन्न सांद्रण पर मतलब अगर सांद्रण 1 मोलरिटी हो और 298 केल्विन ताप हो तो उस पर हम लोगों ने ये सब उसका इलेक्ट्रोड विभव के मान को भी पढ़ा और जिसको एक श्रेणी के रूप में बनाया जाता है जिसे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो ये जो तुमको है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ाई की थी, किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है, तो उसके आधार पर उसका अवकरण विभव जो है कैलकुलेट करते हैं जिससे कि एक सारणी बनाते हैं जिसे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो इन सबों के लेक्चर के बाद आज हम लोग जो इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कि कोई सेल है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे निरूपित कर सकते हैं, जो कि आसानी से जो कि आईयूपीएसी का जो रिप्रेजेंटेशन के लिए जो रिकमेंडेशन है, आईयूपीएसी का नाम सुना भी होगा, पहले नोमेनक्लेचर में भी इसका नाम रहता ही है और केमिस्ट्री में अलग अलग जगह पर जहाँ भी इसके कुछ भी किसी भी चीज़ की मान्यताएँ रखनी होती है, किसको क्या मान्यता रखनी है, किसको धनात्मक लेना है, किसको ऋणात्मक लेना है। जैसे मानक हाइड्रोजन अवकरण विभव के मान को मानक माना गया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, वो आईयूपीएसी का वो भी रिकमेंडेशन है। और आईयूपीएसी का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये तुम्हारा। तो इसमें हाइड्रोजन जैसे कोई इलेक्ट्रोड है, कोई सेल है, जैसे हम लोगों ने एक सेल का उदाहरण पढ़ा था डैनियल सेल। तो डैनियल सेल के रिएक्शन कुछ इस तरह से थे, Zn प्लस Cu2 प्लस इसके अलग अलग सांद्रण, अगर 1 मोलरिटी सांद्रण है, अगर 1 m इसका कॉन्सेंट्रेशन आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं और ये तो सॉलिड है तो इसका तो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग 1 ले लेते हैं। इससे बनेगा अगर Cu2 प्लस 1 m और सॉरी क्या था Zn2 प्लस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा इधर की तरफ Zn2 प्लस Cu सॉलिड। तो ये जो तुम्हारा है ये डैनियल सेल में होने वाली रिएक्शन थे और इसमें जो है ये डैनियल सेल की रासायनिक प्रतिक्रिया हो गई। मैं यहाँ लिख देता हूँ डैनियल सेल की रासायनिक प्रतिक्रिया। तो इस सेल में कौन कैथोड है और कौन एनोड है इसको पहचानना है। तो यह याद होगा कि जिसका तुमको ऑक्सीकरण होता है वह एनोड होता है और जिसका अवकरण होता है वह कैथोड होता है। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है ये जानने के लिए ये देखते हैं हम लोग, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी वह क्या हो जाता है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी वह क्या होगा, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी उसका ऑक्सीकरण होता है और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है उसका अवकरण होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे Zn से तुम्हारा क्या बन रहा है Zn2 प्लस। इस प्रतिक्रिया में हम लोग देख रहे हैं कि डैनियल सेल की जो रासायनिक प्रतिक्रिया है तो उसमें Zn का क्या हो रहा है, इसमें Zn का Zn2 प्लस बन रहा है तो Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है तुमको, इसमें कॉपर जो है तुमको Cu2 प्लस से Cu बन रहा है, कॉपर बन रहा है, इसका मतलब इसका अवकरण हो रहा है। तो ये तुमको जो है Zn से Zn2 प्लस बनना ये तुमको ये ऑक्सीकरण है, ये ऑक्सीडेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग। इसमें ऑक्सीकरण संख्या 0 से बढ़ के +2 हो गई और इसका क्या हो रहा है, इसका अवकरण हो रहा है। तो ये अवकरण हो गया इसका रिडक्शन, ऑक्सीकरण संख्या का घटना, जिसमें कि मैंने जो कि इसका ऑक्सीकरण संख्या जब मुक्त अवस्था में तो 0 माना जाता है और जितना आवेश है वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। सिंपल ये ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं और क्लास 11 में तुम देखोगे जो भी तुमको क्या कहते हैं इसका ऑक्सीजन संख्या निकालने के डिटेल तुमको राइट शेड्यूल ऐप पर देखोगे। तुम्हारा जो चैप्टर नंबर तो जो कि तुमको रेडॉक्समिक रिएक्शन है उसमें उसके जो है तुमको वीडियो बने हुए होंगे जिसमें तुम देख सकते हो कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या इन सबों का विस्तृत अध्ययन कर सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया ऑक्सीकरण अवकरण का जो सामान्य जानकारी होगा, ऑक्सीजन संख्या का बढ़ना। तो ये Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसका क्या बनता है, एनोड बनता है। उसको कहाँ पे दिखाते हैं हम लोग, एनोड पर होता है। और जिसका अवकरण होता है उसका
कैथोड होता है। तो इसका क्या हो गया, ये कैथोड होता है। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में तुमको ये दिया गया है कि जिसका कि तुमको क्या रहा, ऑक्सीकरण हो रहा है, उसको बायां साइड लिखिए। उसको किधर लिखना है हमको, बाईं ओर लिखना है। तो बाईं ओर लिखना है किसको, जिसका कि ऑक्सीकरण होता है। यहाँ किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जेडन का हो रहा है। और जेडन का तुमको बाईं ओर इसको लिखना है। जिस इलेक्ट्रोड पर, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है उसे बाईं ओर तथा अवकरण वाले इलेक्ट्रोड को दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। तो इसको जो है बाईं ओर लिखा जाएगा, इसको दाईं ओर लिखा जाएगा। तो उसके बाद क्या है कि इसका जो तुमको विभव होगा, इसको दाईं ओर, इसको बाईं ओर लिखेंगे। अब इसमें जहाँ तक है कि जब दाईं ओर और बाईं ओर लिखेंगे तो इसमें की है कि एक इलेक्ट्रो, इसमें जो हाफ सेल है उसमें इलेक्ट्रोड और उसके वैद्युत अपघट्य को एक उदग्र रेखा से अलग किया जाता है। इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट्य को एक उदग्र रेखा से तथा दोनों वैद्युत अपघट्य को दो उदग्र रेखाओं द्वारा अलग किया जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया। इस ढंग से क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। तो अब जो तुम्हारा है यहाँ पर, इसमें अगर यहाँ पर इस सेल के लिए इस बात को लागू करें तो किसका तुमको ऑक्सीकरण हो रहा है उसको पहले लिखिए। तो पहले देखिए जेडन का हो रहा है, तो इसको बाईं ओर आप लिखेंगे, जेडन सॉलिड। इसमें इसका एक उदग्र रेखा यहाँ दीजिए। इसके बाद इसका जो वैद्युत अपघट्य है वो डालिए, जिसका सांद्रण को इसके ब्रैकेट में डालिए। 1 मोलरिटी है तो 1 मोलरिटी, और जितना भी सांद्रण दिया हुआ है, ये कोई आवश्यक नहीं कि 1 मोलरिटी ही हो। फिर दूसरा तुमको जो है, ये तुमको कॉपर का है तो Cu2+, इसका सांद्रण कितना हो गया, 1 मोलरिटी। फिर ये कितना हो गया, Cu सॉलिड। ये तुमको, इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, ये सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। ये डबल वर्टिकल लाइन जो कि वैद्युत अपघट्य को अलग करती है, और एक उदग्र रेखा किसको अलग करती है, इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य को अलग करती है यहाँ पर। और दोनों का जैसे देखो, इधर क्या है तुम्हारा, ये ऑक्सीकरण वाला है, ये एनोड हो गया। ये एनोड अर्ध प्रतिक्रिया है, ये एनोड का पार्ट हो गया जो बाईं ओर लिखा गया है, और ये कैथोड हो गया जो दाईं ओर लिखा जाता है। अब देखो, इसमें एक चीज़ क्या है, अक्सर स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज कर जाते हैं कि किसको बाईं ओर लिखना है, किसको दाईं ओर लिखना है। तो ये सब किसमें ऑक्सीकरण होता है तो वो एनोड है या कैथोड है। तो इसके लिए एक जो चीज़ है, एक कोडिंग में याद करने के लिए देता हूं, जो कि तुम्हें शॉर्टकट है, जो तुम्हें याद करने में काफ़ी मदद करेगा। ये लिखा हुआ है, एक अंग्रेजी का शब्द है, एक LO। अगर इस शब्द को याद रखते हैं तो हम इन सभी बातें को, जो कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो एनोड है, वो अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, उसको बायां साइड रखना या दायां साइड रखना, ये सब शब्द में लोग कंफ्यूज करते रहते हैं स्टूडेंट। तो ये सब देखिए आपको याद करने में काफ़ी मदद करेगा। L फॉर लेफ्ट, लेफ्ट मतलब तो बायां, ये समझता ही इतना इंग्लिश, लेफ्ट। O से ऑक्सीडेशन, जिसको ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन। A से क्या हो गया, ये एनोड। N से नेगेटिव। तो ये शब्द में सारा बात आ गया। देखो मतलब क्या आया,
जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो एनोड है और वो निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, और आईयूपीएसी निरूपण में उसको बाईं ओर रखेंगे। सारी बातें इसी में याद हो गई कि एनोड को क्या रखना है, बाईं ओर रखना है, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और कैसा इलेक्ट्रोड है, वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो इस बात से हमें क्या जानकारी मिल गई, और ऑटोमेटिक अब देखिए एनोड को तो राइट साइड किसको रखिएगा, कैथोड को, उस पर क्या होगा, अवकरण होगा, रिडक्शन होगा, और वह क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा। बाकी जो बच गया वो कैथोड के लिए है वो। तो इस शब्द के आप याद रखते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, तुमको बाईं ओर रखना है, ये पता चल गया यहाँ पर एनोड को, उस पर ऑक्सीकरण होगा, जिस पर ऑक्सीकरण होगा वो एनोड होगा, और एनोड कैसा इलेक्ट्रोड है, वो निगेटिव इलेक्ट्रोड है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। तो ये काफ़ी तुमको एक यूजफुल तुमको ये कोडिंग होगा, जिससे तुमको याद रखने में ये मदद करेगा। तो आईपीएसी रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा, किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं और ब्रैकेट में उसका सामरण दे दिया जाता है। ये सेल लिखा हुआ है, कोई भी सेल को आप इस ढंग से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल पता चल जाएगा। और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है ऑटोमेटिक, या अगर सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा होता हम इसे को उलट के ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो सेल से सारे पता चल जाता है। इसमें इस सेल में दो इलेक्ट्रोड हैं, Zn और कॉपर के इलेक्ट्रोड हैं, Zn2+ और कॉपर 2+, Cu2+, उसके क्या हैं, इलेक्ट्रोड हैं, उसके सांद्रण 1 मोलरिटी है, या जो भी सांद्रण आपके रहेंगे क्वेश्चंस जो भी उसमें रिप्रेजेंट कर दिए जाएंगे। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा सेल रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अब पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करते थे, उसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हम लोग जोड़ देते थे। तो वह जो तुमको जो इलेक्ट्रोड विभव आता था वह उसका उस अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव कहलाता था। तो ये जो और मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए क्या करते थे, उसका जो वैद्युत अपघट का सांद्रण होता है 1 मोलरिटी होता है, और ताप को 298 केल्विन रखा जाता है, और दाब को 1 वायुमंडलीय दाब पर रखा जाता है। तो यह जो इलेक्ट्रोड विभव आता है वह उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। अब हम लोग लेते हैं अभी कि किसी सेल का, अब हमने अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव तो मापने का तरीका देखा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से निकालते हैं। तो और उसके आधार पर हमने सारणी भी बना ली, विद्युत रासायनिक श्रेणी, जबकि मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर, मानक इलेक्ट्रोड विभव जबकि सांद्रण 1 मोलरिटी और ताप 298 केल्विन है, जिसके आधार पर तुम किताब अपने बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में उसमें सारणी बनी हुई है। तो अब जो हम लोग का काम है, सेल जो होता है गैल्वेनिक सेल, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड के जो अवकरण विभव हैं, दोनों अर्ध इलेक्ट्रोड के अवकरण इलेक्ट्रोड विभव को घटा करके हम उस सेल का जो गैल्वेनिक सेल प्राप्त हुआ उसका इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। तो किसी सेल का गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड विभव, अभी तक हम लोग अर्ध सेल का पढ़े, अब हम पूरे सेल का पढ़ते हैं। गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड विभव। तो पहले तो हम लोग देखेंगे 298 केल्विन पर या किसी भी ताप पर रहेगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, किसी गैल्वेनिक सेल में, किसी गैल्वेनिक सेल, किसी गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रोड विभव, किसी गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड विभव उस सेल के कैथोड के अवकरण इलेक्ट्रोड विभव में, अवकरण इलेक्ट्रोड विभव में एनोड के अवकरण इलेक्ट्रोड विभव को, एनोड के अवकरण इलेक्ट्रोड विभव को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो ये जो सेल हो गया तुमको, इसका क्या हो जाएगा, किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड विभव है तुमको
तो उसमें पहले कैथोड का अवकरण विभव और माइनस एनोड का इलेक्ट्रॉन विभव। तो ई सेल जो होगा, सेल लिखते हैं बराबर ये कैथोड का मानक इलेक्ट्रॉन विभव और माइनस एनोड का, ऐसा कहना चाह रहे हैं। कैथोड का माइनस एनोड विभव, दोनों क्या चाहिए, अवकरण इलेक्ट्रॉन विभव। ध्यान रहे ये अवकरण, रिडक्शन पोटेंशियल, अवकरण विभव, अवकरण इलेक्ट्रॉन विभव, ये भी अवकरण। अगर ऑक्सीकरण होगा तो इसको जोड़ना पड़ेगा। अवकरण ऑक्सीकरण में ये तुमको अगर होगा तो ये क्या करना पड़ेगा, अवकरण विभव। जब भी अवकरण इलेक्ट्रॉन विभव दीजिएगा, और किसी का भी ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव और अवकरण इलेक्ट्रॉन विभव में जस्ट माइनस का अंतर होता है। अगर इसमें जैसे कि कॉपर का है, तुमको टेबल से देख सकते हो, तो एक तुमको जैसे कि मानते हैं एक उदाहरण के रूप में, जैसे जो हमने डैनियल सेल का लिखा है, उसका अगर मानक इलेक्ट्रॉन विभव निकाला, मानक इलेक्ट्रॉन विभव के लिए जो है एक शब्द हो जाता है मानक इलेक्ट्रॉन विभव के लिए, इसमें क्या हो जाएगा शब्द, जबकि यदि वैद्युत अपघट्य का सांद्रण, वैद्युत अपघट्य का सांद्रण 1m, ताप 298 केल्विन एवं दाब एक वायुमंडलीय हो, तो क्या हो जाएगा, एक वायुमंडलीय दाब हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं, तो सेल का इलेक्ट्रोड विभव, तो सेल का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो ई नॉट सेल, जो ई नॉट इसमें सिंबल दे देते हैं, इसको ई नॉट पढ़ते हैं, बराबर ई नॉट कैथोड, ये मानक हो गया, माइनस ई नॉट एनोड, ऐसा हो जाता है ई नॉट एनोड का। और जाहिर है कि अवकरण आपको हमेशा ध्यान रखना, और ऑक्सीकरण अगर दे दे तो उसमें माइनस लगा के अवकरण विभव प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये ई नॉट मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव का सिंबल हो गया, ऊपर में लगाते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब जैसे कि तुमको किसी सेल का अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव पहले हम लोग परिकलित करेंगे, फिर इसके बाद अगर तुमको अगर दूसरे ये सेल का किसी भी ताप या दाब सांद्रण पर रहेगा, कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में, अवकरण इलेक्ट्रोड विभव में एनोड के इलेक्ट्रॉन और अवकरण विभव को घटा के आप उस सेल का विद्युत वाहक बल प्राप्त कर सकते हैं। और अब जहां तक है सारणी में जो तुम्हारा दिया हुआ है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव ही दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप उस सारणी की सहायता से मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले जो है पहले पार्ट में देखेंगे किसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान निकालना, जो सारणी की सहायता से भी होगा या क्वेश्चन में मान दिए होंगे उसके आधार पर होंगे। और उसके बाद तुमको उसके आधार पर और किसी अन्य सांद्रण, जो कि तुमको 1 मोलरिटी सांद्रण वैद्युत अपघट्य का और 298 केल्विन ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर होगा। इसके अलावा किसी भी ताप पर या किसी भी सांद्रण पर किसी भी गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड विभव का मान निकालना है, तो उसके लिए एक नष्ट समीकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग इसके अगले भाग में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं जिसमें कि मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालेंगे उस पर देख लेते हैं। तो छोटे छोटे एक आध प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें कि एक तो उसको पूछने का एक तरीका हो सकता है, तुम्हारे पास जब तक किताब है तो विद्युत रासायनिक श्रेणी देख के भी बना सकते हैं उसको। परीक्षा में आएगा तो उसमें जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान दिए हुए होंगे, और इसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान दिए तो उसमें इतना ही कहा जा सकता है। उसमें जैसे कि तुमको ये बारीकी से देखना होगा कि ये अवकरण विभव दिया हुआ है कि ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है, उसके आधार पर उसको चेक करना पड़ता है। अगर वो अवकरण विभव के बजाय ऑक्सीकरण विभव दे देगा तो उसको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो अब ये देखेंगे कैसे, देखो इसको जैसे कि हम लोग पहले निकाल लेते हैं डैनियल सेल का, जैसे निकालते हैं तो डैनियल सेल का पहले टेबल की सहायता से निकाल लेते हैं, फिर एक और सेल दे देते हैं जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोड विभव का मान देंगे, तुम उसके मदद से निकालोगे। तो ये देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है डैनियल सेल की प्रतिक्रिया Zn+U2+ से बन जाएगा Zn2++Cu का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करें, का मानक
इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करें, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करें, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये जो तुमको है मानक इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ किताब में नहीं दिया हुआ, तुम किताब से देखोगे तो तुम्हारे किताब में ये जो डाटा मिलेगा, तुम्हारा जो डाटा यहाँ पर दे दिया जा रहा है तुमको, ये जैसे तुमको है अवकरण विभव है, तो Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, ये तुमको जो दिया जा रहा है, देखो ये तुम्हारा हो गया 0. ये माइनस में होता है माइनस 0.76 वोल्ट होगा, ये माइनस 0.76 वोल्ट। और तुमको कॉपर का जो तुम्हारा होता है अवकरण विभव वो होता है 0.34 वोल्ट। कॉपर का ये तुमको Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। ये डाटा तुमको किताब में, तुम किताब से देख सकते हो अपना रासायनिक श्रेणी दे करके, जिसका डाटा हमने दे दिया। और दोनों में हमने ये दिया है, देखो अवकरण ही हो रहा है, +2 से इसका घट के Zn बन रहा है। यहाँ जबकि देख रहे हो इस प्रतिक्रिया में इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसीलिए इसको माइनस किया जाता है। तो इसमें किसका अब बात रहा है, किसका कैथोड है किसका एनोड है, ये आपको पता करना होगा। क्योंकि इनोड सेल का जो सूत्र होता है वो होता है इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड होता है। तो एनोड में, कैथोड वाला में किसको घटाओगे, एनोड को। तो कैथोड कौन होगा, जिसमें अवकरण होगा। तो अवकरण किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है, कॉपर का +2 से 0 हो रहा है। तो यहाँ पर अब जो है इसका लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, अवकरण विभव, ध्यान रहे अवकरण इसलिए घटता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर भी क्या कर दें, अवकरण लिख दें Zn2 प्लस से Zn। तो यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज अक्सर क्या करते हैं कि ये तो इस प्रतिक्रिया में तो इसका ऑक्सीकरण होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अवकरण विभव ही घटाना, क्योंकि टेबल में जो तुम्हारा डाटा होता है वो अवकरण का ही होता है। और लेकिन किताब में जब क्वेश्चन जब सेट किया जाता है तो इसमें ऐसा भी होशियारी कर सकता है, किसी का जैसे Zn2 प्लस से Zn का देने का बजाय Zn से Zn2 प्लस दे देगा, तो वो प्लस 0.76 लिख देगा। तो आपको अगर अवकरण विभव पर काम करना तो आपको चिन्ह पलट करके उसको क्या करना पड़ जाएगा, उलटना पड़ेगा। जैसे फिर से इस बात को कहते हैं, अभी किताब वाला ये होशियारी कर सकता है क्वेश्चन देने में, ये क्या हो सकती है कि Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस का इलेक्ट्रोड विभव 0.76 लिख देगा प्लस में, तो वह जो है Zn से Zn मतलब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव दे दिया। तो आप तुरंत पलट करके अवकरण में एगो माइनस लगा दीजिए, आप अपना नीचे मुझे डाटा लिखिए कि Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस 0.76, मतलब प्लस में वो दे रहा है, तो आप उसको तुरंत क्या करें, अपना अवकरण विभव में परिवर्तित कर लें। नहीं तो आप फिर अलग अलग, जैसे किताब में अलग अलग तरह से ऑक्सीकरण विभव से के लिए भी अलग सूत्र हो जाएगा, तो उसमें ऐड करना होगा। तो आप अलग अलग सूत्र ना याद करें, सीधे ऑक्सीकरण विभव में को अवकरण विभव में बदल लें, जिसमें माइनस चिन्ह का प्रयोग करके, और न कि सूत्र को बदलने लगेगा तो फिर उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अवकरण विभव दे तो क्या कीजिए, उसको पहले ऑक्सीकरण विभव दे तो अवकरण में पहले माइनस लगा के चेंज कीजिए। तो चलिए, तो ये तुम्हारा इस बात को ध्यान रखोगे कि तो क्वेश्चन बनाते समय। अब इस डाटा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या है, 0.34 वोल्ट है, ये माइनस 0.76 वोल्ट है इसका, ये दोनों। तो 0.34 वोल्ट प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा 0.76 वोल्ट, तो ये हो गया 1.10 वोल्ट। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोड विभव का मान हो गया तुम्हारा, ये डेनियल सेल का या किसी भी सेल का। तो जिस सेल का दिया हुआ है उसको क्या कर सकते हैं, उसके कैथोड में, उसके एनोड में, कैथोड में एनोड को घटा के उसको प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। जैसे तुमको ये है तुम्हारा, और इसमें जैसे कि तुम्हारा किताब में तुमको जैसे कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जो कि 3.1 में देखोगे इनोड सेल का, तो उसे मान दे दिया, Ag और Mg2 प्लस का इलेक्ट्रोड है, Mg और Ag का है। तो उसमें क्या कर सकते हो तुम लोग, जिसका कि ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसका कि अवकरण हो रहा है, पहले उसको Ag का, अब माइनस किसका कर देंगे, माइनस कर देंगे Mg2 प्लस का, तो इलेक्ट्रोड तुम्हारा निकल जाएगा। तो इस तरह से किसी का भी इलेक्ट्रोड विभव निकाला जा सकता है और किताब में तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम लोग इसके बाद आते हैं सेल का, तुमको अलग अलग किसी का भी ध्यान रखना है कि LOAN भी ध्यान रखोगे, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसका एनोड होता है और उसे बायां साइड लिखा जाता है। और सेल में पहले कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का, कैथोड का फिर एनोड का। अब हम लोग किसी नष्ट समीकरण के बारे में लिखते हैं। नष्ट समीकरण क्या बताता है, जैसा कि अभी बताए कि वह बताता है कि किसी सेल के, किसी हाफ सेल हो या पूरा सेल हो, अर्ध सेल या पूरा सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव का मान होगा, वह इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड विभव, या सेल है तो वो इलेक्ट्रोड विभव जो भी कहिए, उसका जो मान होता है वह ताप के साथ ताप के साथ कैसे बदलता है और सांद्रण के साथ किस प्रकार बदलता है, बल घट के सांद्रण के आधार पर उसको नष्ट समीकरण बताता है। नष्ट समीकरण बताता है कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव
वैद्युत अपघट्य के सांद्रण या ताप के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है उसको बताने के लिए किस समीकरण का प्रयोग करते हैं हम लोग? नष्ट समीकरण का प्रयोग करते हैं। नष्ट समीकरण, नष्ट समीकरण। तो प्रतिक्रिया में तुमको क्या कहा जाएगा? नष्ट समीकरण में क्या करना होगा? किसी इलेक्ट्रोड के किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव वैद्युत अपघट्य के सांद्रण, वैद्युत अपघट्य के सांद्रण तथा ताप के साथ परिवर्तित होता है, जिसे नष्ट समीकरण के द्वारा बताया जा सकता है। तो ये जो तुम्हारा होता है नष्ट समीकरण में क्या हो जाएगा तुमको? ये तुम्हारा हो जाएगा ई सेल या ई का जो कोई भी इलेक्ट्रोड का है, ये किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव इज इक्वल टू ई नॉट, जैसे कि लिख सकते हैं, इसका मान ही लिख देते हैं एम एन प्लस ऑब्लिक एम, कोई मेटल, एम फॉर मेटल, धातु, और ई नॉट मतलब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लें जो कि मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, जो कि 1 में माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग के। लॉग उसमें क्या हो जाएगा तुमको? या तो 1/mn प्लस, ये अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव हो गया, जिसके लिए जो रासायनिक प्रतिक्रिया है इस अर्ध सेल का रासायनिक प्रतिक्रिया है n प्लस n इलेक्ट्रॉन से बन गया m, ये अवकरण विभव का। तो इसके लिए ये सॉलिड में रहेगा, और इसका जो सांद्रण है, यहाँ पर जो सांद्रण लिखा हुआ है ये m मतलब वैद्युत अपघट्य का सांद्रण मोल प्रति लीटर में, वैद्युत अपघट्य का सांद्रण के लिए वैद्युत अपघट्य का सांद्रण किस मात्रक में? मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में इसको डालेंगे, मोल प्रति लीटर में इसको दिया जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया मोल प्रति लीटर में। अब है तुमको यहाँ पर जो इसका मान होगा, अब तुमको इसका वैल्यू क्या हो गया? तो ये तुम्हारा हो गया मोल प्रति लीटर में इसका मान देंगे हम लोग। तो नष्ट समीकरण से एक इलेक्ट्रोड का ही निकलेगा इससे, फिर अब कैथोड का निकाल लेंगे, एनोड का निकाल लेंगे, दोनों का घटाएंगे तो पूरा सेल का हो जाएगा। तो पहले जैसे कि एक सेल का हो गया, ये आधा सेल का हो गया, हाफ सेल का, फिर दूसरा यहाँ पर रिएक्शन होगा, दोनों का क्या करेंगे? ये किसी एक इलेक्ट्रोड का हो गया। फिर पूरा सेल के लिए अगर नष्ट समीकरण लिखना है तो उसमें क्या लिखना पड़ेगा हमको? जैसे कि अगर मान लेते हैं पूरा सेल का लिखना है, तो जैसे कि तुम्हारा जो कि हम लोग डैनियल सेल का लिखते हैं, बार उदाहरण दे रहे हैं, Cu2 प्लस Zn से ये हो गया Zn2 प्लस Cu, ये सॉलिड, ये सॉलिड का सांद्रण जो कंसंट्रेशन होता है 1 लिखा जाता है। जैसे इसका लिखना है तो पहले इसमें किसका हो गया? तुम्हारा कॉपर का क्या होगा? कॉपर का कैथोड होगा, कॉपर का अवकरण होता है, कैथोड होगा। तो पहले ई सेल जब लिखते हैं तो ई सेल बराबर ई नॉट Cu2 प्लस ई सेल, सॉरी ई नॉट नहीं, मतलब अगर सेल तुमको किसी अन्य टेम्परेचर पर सांद्रण पर हैं तो पहले इलेक्ट्रोड का माइनस Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। तो ये सेल क्या हो जाएगा? जब ई नॉट सेल ये तुम्हारा हो गया Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस 2.303 RT बाय 2F हो जाएगा यहाँ पर,
क्योंकि यहाँ पर Cu2 प्लस 2e माइनस, जैसे यहाँ n था ना, n का मान यहाँ Cu2 प्लस से बनेगा तो 2 हो जाएगा NF, और इसका हो जाएगा log, तो Cu2 प्लस में क्या हो जाएगा इसका 10 बेस पर, कॉपर का तो 1 हो जाएगा, बाय कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया इसका Cu2 प्लस का, ऐसा हो गया। और इसमें किसको घटाएंगे, अब ये किसका हो गया, कैथोड का हो गया, और इसमें तुमको घटाएंगे किसका, एनोड वाला को। एनोड को जब घटाएंगे तो माइनस पहले यहाँ आ जाएगा, फिर क्या होगा, एक ब्रैकेट शुरू कर दो, E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग 10 बेस पर 1 बाय Zn2 प्लस का सांद्रण, ऐसा। और ये माइनस, अब जो है ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो ये दोनों को एक साथ ले लो, तो ये जो सेल हो जाएगा, ये दोनों का कैथोड माइनस एनोड, तो कॉपर का दोनों घट के क्या हो जाएगा, E0 सेल हो जाएगा तुमको, ये E0 सेल Cu2 प्लस माइनस, अब इसको यहाँ पर तोड़ के लाए तो इधर हो गया माइनस 2.303 RT बाय NF भी कॉमन आ जाएगा, और लॉग में तुम्हारा होता है, लॉग में डिवाइड में तुमको जैसे 1 बाय Cu2 प्लस है, इसमें ये डिवाइड में ये तो प्लस में आ जाएगा तुम्हारा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, तो ये नीचे ही रह जाएगा लॉग के रूल के मुताबिक, m/n के मुताबिक। तो तुम्हारा जो है सांद्रण, जो तुम्हारा आने वाला जो फार्मूला माइनस 2.303 RT लॉग 10 बेस पर, और ऊपर चला जाएगा तुमको, जो कि दाहिना साइड है वो ऊपर चला जाता है, दैट इज Zn2 प्लस का सांद्रण ऊपर चला जाएगा, और कॉपर 2 प्लस का सांद्रण कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये तुम्हारा हो गया ई सेल बराबर 2.33 R2 लॉग 10 बेस पर क्या होगा तुम्हारा, ये फार्मूला बन गया। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, ये चीज देखो, इसमें क्या है कि तुमको जो कि दाहिना साइड आया सांद्रण किसका ऊपर में, तो पहली बात है कि ई सेल बराबर क्या होगा, E0 सेल माइनस 2.303 RT बटे NF, यहाँ n का मान मतलब कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे Cu2 प्लस से क्या बन रहा था 2e माइनस से Cu बन रहा है, और Zn2 प्लस में भी 2e माइनस से क्या बन रहा था, Zn बन रहा था, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। और यहाँ पर ये देखना है तुमको, जो सेल रिएक्शन है तुम्हारा Zn प्लस Cu2 प्लस से बन गया Zn2 प्लस Cu, तो इसमें जो दाहिना साइड है उसको ऊपर रखना है, और ये 1 हो जाता है इसका सांद्रण, और ये बायां जो साइड है उसको नीचे रखना था सांद्रण को, ये ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रकार से क्या होगा, नष्ट समीकरण से तुम इसका डाटा क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें और एक जो इसमें जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सुधार सकते हैं कि 2 पॉइंट, अक्सर जो क्वेश्चन होता है, जो रूम जो कमरा का ताप होता है 298 केल्विन, उस पर दिया जाता है, और F है यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट, तुमको इसमें जो नियतांक जो प्रयोग में आए हैं उसका मैं मान लिख देता हूँ। R को कहते हैं हम लोग गैस नियतांक, R का मान हो गया गैस नियतांक, जिसका भी लेते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। F को कहते हैं हम लोग फैराडे नियतांक, F का क्या मान हो गया, फैराडे नियतांक, इसका वैल्यू होता है जो अगले चैप्टर के अगले भाग में इसी में हम लोग सीखेंगे। 96, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इतना 96,487 कूलम होता है। और ताप, अगर कमरा का ताप तो जाएगा, ताप तो आप जो भी दे सकता है, जो भी ताप रहेगा वो देंगे। ये दोनों तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, R और F इसमें, तो उसका जो और 2.3, अगर कहीं पर देखोगे कुछ जगह पे क्या होगा, किताब में 10 बेस के बजाय ई बेस रहता है, ई बेस जो नेचुरल बेस जिसको कहते हैं, ई बेस में अगर देगा, जिसको Ln भी लिखा जाता है, तो किताब में तुमको लॉग ई बेस लिखता है तो 2.303 नहीं लिखेगा। लेकिन तुम्हारा जो लॉग टेबल जो तुम्हारे किताब में दिया गया वो 10 आधार पर दिया गया है, तो 10 आधार पर यहाँ ई बेस के बजाय 10 बेस पर देगा, तो 2.303 आगे लिखना पड़ेगा। तो बुक में देखोगे तो बहुत जगह पर क्या लिखा हुआ है, बहुत जगह पर क्या लिखा, 2.303 गायब मिलेगा। तो उसमें जो आधार होता है उसका नेचुरल आधार ई लिखा हुआ है उसका, और हम जो फार्मूला लिखे हैं वो किस आधार पर लिखा हुआ है, 10 आधार पर लिखा हुआ है। तो 10 आधार पर अगर लिखेंगे तो, और 10 आधार वाला ही क्यों लिखा गया है यहाँ पर ज़्यादातर, चूंकि 10 आधार ही तुम्हारा जो लॉग टेबल, तुम्हारा जो कि पीछे के किताब के भाग में जो लॉग टेबल का मान दिया हुआ है, लॉग निकालोगे प्रश्न बनाने में, तो उसके लिए तुमको 10 आधार ही जरूरत पड़ती है। इसलिए अक्सर तुम लोग स्टूडेंट को मतलब 10 पर ही सीखो, और नहीं तो ई बेस के लिए यहाँ पर सोचता है तो 2.303 उसमें नहीं मिलेगा किताब में। अब बात रहा कि अगर यहाँ पर जैसे कैलकुलेशन तो बहुत बड़ा हो जाता है, 2.303 का मान रखोगे, उसमें R का वैल्यू 8.314 लिखोगे, ताप अगर कमरा का ताप है तो 298 बाय 96,487, तो इन सब का अगर कमरा, अक्सर जो क्वेश्चन है जितने भी प्रश्न तुम्हें एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं 298 केल्विन पर ही दिए हुए हैं। यदि
यदि T बराबर 298 केल्विन हो, 298 केल्विन हो तो 2.303 RT बटे F बराबर हो जाता है 0.0591 इसका मान। इसको शॉर्टकट में तुम याद रख सकते हो, T बराबर इतना रहने पर इसका वैल्यू हो जाता है 0.0591। तो यदि T बराबर इसी फॉर्मूला में हम लिख दें, यदि T बराबर 298 केल्विन हो तो ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई से, तो यहाँ पे 2 है तो 2 ही मैं लिख देता हूँ लॉग 10 इनवर्स पर जो दाहिना साइड है दैट इज Zn2 प्लस का ऊपर सांद्रण और जो भी सांद्रण आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है बटे कॉपर का, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो ये तुम्हारा जो है कैलकुलेशन करने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन इसमें लॉग टेबल देखने के लिए सीखना होता है, तो लॉग टेबल देखने के लिए तुमको अलग से वीडियो तुमको जो है मैथमेटिकल टूल्स मेरा स्टूडेंट ऐप पर तुमको है जिसमें देख सकते हो। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, तुम उसका जो है तुमको उसके आधार पर नष्ट समीकरण पर एक क्वेश्चन में बता देता हूँ तुम्हें। तुम्हारा बुक में जो पहला एग्जाम्पल है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में वो इसी पर आधारित है दिया हुआ, तो मैं उस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो उसमें लॉग टेबल का वैल्यू देखने के लिए भी तुमको जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए तुमको जो राइट स्टूडेंट ऐप पर जो वीडियो अपलोड है मैथमेटिकल टूल्स में, उस वीडियो की मदद से तुम लॉग टेबल में कैसे देखा जाता है उसको देख सकते हो। तो ये है तुमको एग्जाम्पल 3.1 देखते हैं। NCERT उदाहरण 3.1। चलिए, तो ये तुमको क्या है, Mg सॉलिड प्लस Ag प्लस इसका सांद्रण दिया हुआ है तुमको, इसका सांद्रण दिया हुआ 0.0001 मोलरिटी। इससे बन गया, ये तुमको बन जाएगा तुमको Mg2 प्लस बन गया और इसका सांद्रण है 0.13 मोलरिटी और Ag सॉलिड बन गया। इसको संतुलित करने के लिए, इसको जब हम संतुलित करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें आवेश तुमको इधर 2 प्लस है, इधर 1 प्लस है, बाकी परमाणु तो संतुलित दिखते हैं। तो आवेश को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें Ag में यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, तो +2 आवेश इधर भी दिख रहा है, +2 आवेश इधर। तो यहाँ पर अब आवेश यहाँ पर जो संतुलित परमाणु संतुलित करेंगे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको 2 से गुना करना पड़ेगा Ag में। तो ये प्रतिक्रिया क्या हो गया, अब संतुलित हो गया। अब इसमें जो E0 सेल का मान तुम्हें दे दिया गया है किताब में 3.17 वोल्ट दिया हुआ है, ये E0 सेल का मान दे ही दिया गया है तुम्हें बुक में, दैट इज 3.17 वोल्ट। अगर टेबल के आधार पर बनाओगे तो पहले तुमको क्या होगा, जो वैद्युत राशि इस क्वेश्चन में गिवन है इसका प्रयोग कर सकते हो। तो टेबल में बनाओगे तो इसका पहले कैथोड कौन है, इसमें Ag का अभिकरण हो रहा है, तो Ag का कैथोड है, तो Ag का तुम्हारे किताब में वैल्यू दिया हुआ है 0.80 और Mg2 प्लस से Mg का है -2.36। तो उन दोनों को 0.8 में घटाओगे, तो जैसे कि तुमको E0 सेल अगर नहीं दिया रहता होगा तो इस सेल का निकालने के लिए कहता, तो इसमें लिखते थे कि इसका क्या होगा, Ag से Ag प्लस ऑब्लिक Ag माइनस E0 Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg, और इसका जब वैल्यू देखते हैं तो 0.80 वोल्ट और माइनस 2.36 वोल्ट ये तुम्हारा दिया हुआ किताब में, तो ये 3.16 वोल्ट आ गया। तो लेकिन ये तुम्हारा वैल्यू 3.17 तुम्हें सप्लाई किया गया, तो इसकी जरूरत नहीं है। अगर नहीं दिया होता तो इसके मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉन विभव भी निकाल सकते थे, तो तुम्हारा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस कैलकुलेशन में, बिकॉज की ये दिया हुआ जो अभी तुरंत सिखाए थे उसी का एक अभी जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव निकालने के लिए उसी का प्रयोग किए। कैथोड कौन है ये आइडेंटिफाई कर लिए, LOAN। तो ऑक्सीडेशन वाला क्या है तुम्हारा, ऑक्सीकरण जिसमें हो रहा है, किसका हो रहा है, Ag का +1 से 0 हो गया, अवकरण है, तो वो अवकरण पहले माइनस ऑक्सीकरण। तो अब यहां पर आ जाते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं ये आपको पता चल गया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से हो गया, या 2Ag प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन। तो नष्ट समीकरण लिखे हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग नष्ट समीकरण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलरिटी से अलग है, तो ये स्टैंडर्ड से अलग होगा। तो 1 माइनस क्या हो गया, 2.303 RT बटे 2F हो जाएगा। यहाँ पर 2F क्यों होगा समझ में आ गया होगा,
क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, Mg2 प्लस Mg, और log 10 बेस पर किसका पहले सांद्रण होगा, राइट साइड वाला जो है उसका सांद्रण ऊपर जाएगा, राइट साइड में कौन है, Mg2 प्लस है, Mg2 प्लस का सांद्रण, और जो कि इलेक्ट्रोड है जो कि Ag का उसका 1 हो गया बटे Ag प्लस का सांद्रण यहाँ पर, लेकिन जितना आगे में 2 से गुना है तो 2 वो पावर में चला जाता है, ध्यान रहे, ये मोल पर लीटर में सांद्रण मोलरिटी में होना चाहिए, तो मोलरिटी में ही है। अब इसका जो ई सेल निकालना है हम लोग, इसका वैल्यू 3.17, और इसका भी तुमको शॉर्टकट वैल्यू बताया था एट 298 केल्विन, इसका जब वैल्यू देंगे हम लोग, आर का वैल्यू 8.314 ऐसे लिख देते हैं एक बार, तो थोड़ा याद भी होगा, 8.314 ऐसे मैंने कैलकुलेट करके एट 298 केल्विन पे निकालना है, बाई 2 इंटू 96,487 फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू याद करो, इतना कूलम, और log 10 बेस पर इसका सांद्रण दीजिए, इसका सांद्रण कितना दिया हुआ है किताब में तुम्हारा जो है 0.13 मोलरिटी बाय 0.0001 का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका सांद्रण। चलिए अब यहाँ आइए, बढ़ाइए इसका वैल्यू, 3.17 माइनस कितना करना है 0.0591, जैसा कहीं बताए थे, इसको याद रखना है नहीं तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा, ये 2 एक अलग से है, और लॉग क्या होगा तुम्हें, इसका पॉइंट है तो 0.13 है, तो इसको कर लो 0.13 रहने दो, ठीक है, और बाय क्या हो गया 10 पावर माइनस 4 हो गया, 1 इंटू 10 पावर माइनस 4 तो 10 पावर माइनस 8 हो गया, 10 पावर माइनस 8 हो गया, तो 10 पावर माइनस 0.13 10 पावर 1.3 इंटू इधर 10 पावर 8 हो जाएगा, तो 10 पावर माइनस 8 को 10 पावर 8 कर दिया जाएगा, तो ये तुम्हारा हो गया, दैट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 3.17 माइनस 0.0591 बाई 2, और क्या हो गया तुमको लॉग, ये किसका मान हो जाएगा तुम्हें, लॉग इसका जब पावर जाएगा तो ये -8 पावर है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +8 पावर हो जाएगा ये, और 0.13 को एक इधर पॉइंट किसे कहेंगे, लॉग टेबल देखने के लिए इसको कभी भी एक अंक के बाद डिजिट में जाइए, लॉग टेबल देखने के लिए क्या करना पड़ता है, कभी भी एक डिजिट के बाद क्या करना पड़ता है, तो 8 पावर का ये कितना हो गया 7 पावर आ जाएगा। अब इसका जो वैल्यू है हम लोग जब लॉग टेबल्स देखेंगे तो इसमें देखना पड़ेगा, पहले तुम किताब का अपना पिछला भाग देखोगे तो उसमें देखोगे लघुगणक का टेबल मिलेगा तुम्हें, तो लघुगणक के टेबल में देखोगे 13 और इसका अगला डिजिट नहीं तो उसके सामने 0 देखोगे, तो 13 के सामने 0 देखोगे तो तुम्हारा कितना मिलता है, कितना 3911, 13 के सामने 0 देखेंगे तो देखो उसका वैल्यू देखो, 13 का 0 लॉग के टेबल लघुगणक के टेबल में, हाँ तो 1139, और ये जो तुम्हारा हो गया ये जो 7 है इसको क्या करना है तुमको 7 इसमें आगे लिख देना है, तो ये तुमको क्या लॉग टेबल में देखने क्या देखा गया 13 का 0 देखा गया दैट इज वो आएगा 1139 लिखा हुआ, तो उसको दशमलव के बाद लिखा जाता है, और ये जो पावर होता है उसको आगे लिख दिया जाता है 7.1, तो इसको जो है तुमको इसको जब कैलकुलेशन करके लाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा फाइनली बोल दो, किताब का आंसर कितना आ जाएगा, ये 2.96 वोल्ट ये तुम्हारा आ जाएगा टोटल कैलकुलेशन करके, तुम्हारा ये पहला क्वेश्चन ये तुम्हारा इतना ही है, ये नेक्स्ट समीकरण पर आधारित। तुम तो देख लिया होगा कैसे करते हैं, लॉग टेबल में देखने के लिए बोले कि इसका और भी लॉग टेबल में देखना चाहोगे तो अलग से तुम उसका वीडियो देख सकते हो, तो ये तुम्हारा हो गया लॉग मतलब तुम्हारा जो है नेक्स्ट समीकरण का ये पहला क्वेश्चन तुम्हारा बन गया। इस पर आधारित बहुत से प्रश्न एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, उसको हल कर सकते हो। अगले लेक्चर में हम लोग जो है नेक्स्ट समीकरण के आधार पर साम्यावस्था स्थिरांक कैसे निकालेंगे, उसके बाद गिब्स ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में तुमको जानकारी मिलेगा, और उसके जो उदाहरण दिए हुए हैं उसको पढ़ेंगे, और किसी भी तुमको सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में भी तुमको समझ पूछना हो या जेईई मेंस एडवांस इन सबों की इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करनी हो तो उसके लिए तुम राइस होटल ऐप पर हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसके साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।